नमस्कार, मैं हूं शुभांकर मिश्रा और आप देख रहे हैं बहस का नंबर 1 शो हल्ला बोल। डिबेट के शो में आज बात करेंगे घपले घोटाले से लेकर बयानबाजी की सियासत की और एजेंसियों को लेकर भी सवाल जवाब करेंगे। तेजस्वी से लेकर राहुल गांधी तक आज बात करेंगे। आज बात उन तमाम एजेंसियों की होगी जिनके जाल में विपक्ष की सियासत उलझ कर रख गई है। नौकरी के बदले जमीन घोटाले के आरोप में लालू परिवार फिलहाल मुश्किलों के दौर में है। आज सीबीआई तेजस्वी यादव से सवाल दाग रही है, तो वहीं ईडी की बात करें तो मीसा भारती से दूसरे राउंड की पूछताछ कर रही है। एजेंसियों की पूछताछ की रिले रेस ने बिहार की सियासत को इन दिनों गर्मा कर रख दिया है। सवाल वैसे बिहार तक का नहीं है, क्योंकि बात दिल्ली में भी चल रही है और दिल्ली भी इस वक्त सियासी तौर पर तपिश की आंच को महसूस कर रही है। राहुल गांधी की सदस्यता गई तो फिर कांग्रेस आग बबूला है। हालात यह है कि कोई एजेंसियों से परेशान है तो कोई सियासत से। विपक्ष की कई पार्टियों का दर्द एक जैसा है, लिहाजा सभी फिलहाल मोदी सरकार पर हमलावर हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह कि क्या घपले घोटालों के मामलों में एजेंसियों को जांच नहीं करनी चाहिए? क्या सियासत की आड़ में भ्रष्टाचार करने वाले बचने की जुगत में हैं? क्या केंद्रीय एजेंसियां जानबूझकर विपक्ष के नेताओं को फंसा रही हैं? सवाल बहुतेरे हैं और आज इन सवालों को हल्ला बोल में रखेंगे, हिसाब करेंगे। लेकिन सबसे पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं ताकि इस पूरे विषय को आप विस्तार से समझ सकें। जमीन का जंजाल पीछा नहीं छोड़ रहा है। लालू परिवार के लिए जमीन के बदले नौकरी का मामला नासूर बन गया। तेजस्वी से सीबीआई के पहले राउंड की पूछताछ पूरी हो गई, लेकिन मामला अभी निपटा नहीं है। सीबीआई के दर पर जाने से पहले बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने ताल ठोकते हुए कहा कि वो लड़ेंगे। जो भी जांच एजेंसियां जांच कर रही हैं, हम लोगों शुरू से ही हम लोगों ने कोऑपरेट किया है, सहयोग किया है। लेकिन जो देश में माहौल है, आप सब लोग जान ही रहे कि झुकना जो है बहुत ही आसान है और लड़ना जो है बेहद ही मुश्किल है। तो हमने लड़ने का फैसला किया है और हम लोग लड़ेंगे और जीतेंगे। सीबीआई ने पूछताछ के लिए तेजस्वी यादव को 3 बार समन दिए थे, लेकिन तेजस्वी हाजिर नहीं हो सके। इसके बाद तेजस्वी ने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और सीबीआई के समन का विरोध किया। निजी और राजनीतिक वजहों का हवाला दिया। हालांकि सीबीआई ने कोर्ट को भरोसा दिया कि वो तेजस्वी यादव को गिरफ्तार नहीं करेंगे। इसी शर्त पर तेजस्वी ने 25 मार्च को सीबीआई के सामने पेश होने का भरोसा दिया। ये राहुल गांधी जी के संबंध में हड़बड़ी में 24 घंटे के अंदर जिस प्रकार से फैसला लिया गया है, वह इसको दर्शाता है कि केंद्र की जो सरकार है वो हताशा में है, बौखलाहट में है। और बौखलाहट में इस तरह की कार्रवाई की जाती है। आखिर लोकतंत्र है, उसकी कोई प्रक्रिया होती है। तेजस्वी ही नहीं, जांच एजेंसियों के रडार पर लालू परिवार लंबे वक्त से। प्रवर्तन निदेशालय ने मीसा भारती को भी आज ही सवाल करने के लिए बुलाया। एक राउंड के बाद दूसरे राउंड में सवालों की बौछार शुरू हो गई। लेकिन ईडी के दरवाजे पर जाने से पहले मीसा के दिल्ली वाले घर पर सुबह सुबह अखिलेश यादव पहुंचे। मुलाकात की, बात हुई और बीजेपी पर जोरदार हमला किया। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का छापा पड़ना, उनके प्रति या उनके साथ लगातार इन एजेंसियों ने भेदभाव किया है और भेदभाव इसलिए किया जा रहा है कि वो अपमानित महसूस करें। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, ये लगातार राष्ट्रीय दल, नेशनल पार्टीज कोशिश करती हैं रीजनल पार्टीज को अपमानित करने के लिए, बदनाम करने के लिए। मीसा भारती के इसी मामले में कुछ दिनों पहले अदालत में पेशी हुई थी। उसी दिन आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी भी कोर्ट पहुंचे। हालांकि उन्हें जमानत मिल गई थी, लेकिन तेजस्वी से सीबीआई के सवाल अभी बाकी है, जिसको लेकर बिहार बीजेपी हमलावर है। आज वही जमीन, वही फ्लैट उनके बच्चों के लिए जी का जंजाल बना हुआ है। अब देख रहे हैं कि तेजस्वी जी को सीबीआई बुला रही है, सीबीआई पूछताछ करने वाली है। मीसा भारती जी को ईडी बुला रही है, ईडी का सम्मन गया हुआ है। तो ये सब जो कुकर्म किए हैं, इसका फल तो उनको भोगना ही पड़ेगा। लोगों कहते हैं कि जनता हमारे साथ है। हम ये पूछना चाहते हैं कि आपने जो सैकड़ों प्लॉट इकट्ठा किया, दर्जनों फ्लैट इकट्ठा किए, क्या जनता के लिए किए? जनता में बांटे हैं क्या? तेजस्वी यादव को नसीहत चिराग पासवान भी दे रहे हैं।
जब राहुल जी के केस में या तो शायद इनके वकील उस तरीके से अपनी बातों को रख नहीं पाए, और या फिर सही में जो इन्होंने कहा था भाई वो आपत्तिजनक तो था ही कि भाई हर चोर मोदी ही क्यों होता है, ये गलत है। आप एक समुदाय विशेष की भावना को आप ठेस पहुंचाते हैं। मानहानि तो आप कर ही रहे हैं, मानहानि का विषय तो ये बनता ही है। तो अगर उसी तरीके से तेजस्वी जी अगर अपनी बातों को अच्छे से रख पाए तो मुझे नहीं लगता कि उनको डरने की जरूरत है। दरअसल नौकरी के बदले जमीन का ये पूरा मामला यूपीए सरकार के वक्त का है। तब लालू यादव रेल मंत्री थे। लालू यादव पर आरोप है कि 2004 से 2009 के बीच रेल मंत्री रहते हुए उन्होंने बिहार के कई लोगों से रेलवे में नौकरी के बदले जमीन लिखवाई थी। इसी मामले को लेकर ईडी ने तेजस्वी के दिल्ली वाले बंगले पर भी रेड की थी। लालू परिवार का आरोप है कि केंद्रीय एजेंसियों का मोदी सरकार दुरुपयोग कर रही है। ऐसे ही आरोप विपक्ष की कई पार्टियां लगा रही है। कांग्रेस भी लगातार ऐसे ही आरोपों के जरिए मोदी सरकार के खिलाफ आग उगल रही है। राहुल गांधी की लोकसभा से सांसदी रद्द होने के बाद कांग्रेस ने केंद्र पर निशाना साधा। राहुल गांधी सोचता है मेरा नाम सावरकर नहीं है, मेरा नाम गांधी है। गांधी किसी से माफी नहीं मांगता। और मैंने कहा पार्लियामेंट हाउस में कहा कि भैया मुझे बोलने दीजिए ना, एक बार तो बोलने दीजिए। 2 बार चिट्ठी लिखी, तीसरी बार मैं पर्सनली स्पीकर से जाके कहता हूं स्पीकर सर प्लीज आप डेमोक्रेसी के लोकतंत्र के आप प्रोटेक्टर हैं, मुझे बोलने दीजिए। मुस्कुरा आके कहते हैं भैया मैं तो नहीं कर सकता। राहुल को सबसे बड़ा सियासी झटका लगा है, जिसके बाद विपक्ष लामबंद हो गया। लेकिन क्या विपक्ष का ये गुस्सा 2024 के लोकसभा चुनाव में वोटों में तब्दील कर सकेगा या फिर बैकफायर कर जाएगा? सहरसा से धीरज सिंह, दिल्ली से श्रेया चटर्जी, हिमांशु मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। तो ये पूरी रिपोर्ट हमने आपको दिखाई ताकि इस पूरे विषय को आप समझ सकें। अलग अलग नेताओं पर शिकंजा जो है वो कस रहा है। सवाल कई सारे और इन सवालों का जवाब देने के लिए एक बड़ा पैनल हमारे साथ है। राज्यवर्धन सिंह राठौर साहब हमारे साथ हैं, फॉर्मर कैबिनेट मिनिस्टर हैं, फिलहाल एमपी हैं राज्यसभा से, बीजेपी का पक्ष रखेंगे। आपका बहुत स्वागत है। हमारे साथ केसी त्यागी जी हैं, फॉर्मर एमपी राज्यसभा के हैं, जेडीयू के सीनियर नेता हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सर। रोहन गुप्ता जी हैं, कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखेंगे, स्पोक्स पर्सन है। अख्तरुल इस्लाम साहब थोड़ी देर में जुड़ेंगे हमारे साथ, आरजेडी के स्पोक्स पर्सन है। और धीरेन्द्र कुमार मुन्ना जी हैं, एलजेपी के स्पोक्स पर्सन है। इसके साथ ही सुजाता जी हमारे साथ हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। आपका भी स्वागत है। लेकिन आप सभी मेहमानों के पास हम आए उससे पहले एक बड़ी खबर बता दें कि सीबीआई और ईडी की पूछताछ जो है वो तेजस्वी यादव और मीसा भारती से लगातार जारी है और फिलहाल ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। तो तेजस्वी और मीसा भारती से पूछताछ जो है वो लगातार जारी है और सीबीआई लगातार पूछताछ कर रही है तेजस्वी से, ईडी पूछताछ कर रही है फिलहाल मीसा भारती से। और इसी को लेकर विपक्ष जो है वो लगातार कह रहा है कि देखिए किस तरह से एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है। 5.5 घंटे से अधिक सवाल जवाब जो है वो फिलहाल हो चुका है। और उधर राहुल गांधी का विषय जो है वो भी गरमाया हुआ है, लेकिन इधर मीसा भारती से ईडी की सवाल जवाब और जमीन के बदले नौकरी के मामले में सवाल जवाब जो है वो हो रहे हैं तेजस्वी यादव से। तो दोनों खबर पर हमारी नजर जो है वो लगातार बनी हुई है। अब वैसे तो कार्यक्रम की शुरुआत जो थी वो हमें अख्तरुल इस्लाम जी से करनी थी क्योंकि वो आरजेडी के नेता हैं, लेकिन वो नहीं है। तो शुरुआत जो मैं केसी त्यागी सर मैं आपसे करूंगा, आप तो सीनियर नेता हैं। मैं कुछ खबरें पढ़ रहा था सर, 5 अक्टूबर 2017 की एक हमारे ही चैनल पर रिपोर्ट छपी थी जिसमें ललन सिंह जी ने कहा था कि मनमोहन सिंह जी ने रेलवे टेंडर की निष्पक्ष जांच नहीं करवाई। बहुत सारे सबूत उन्होंने दिए, बहुत सारी बातें कही और ये कहा, उस रिपोर्ट को मेरे सामने मैंने रखा भी है, जिसमें वो कहते हैं कि अगर जांच सही तरीके से हुई होती तो ये परिवार पहले ही जेल की सलाखों के पीछे होता। आज वो वही ललन सिंह कह रहे हैं कि ये सरकार दुर्भावना से काम कर रही है। तो या तो मनमोहन सिंह के दौर में वो गलत और झूठ बोल रहे थे या फिर आज वो राजनीतिक लाभ के चलते ये बयानबाजी दे रहे हैं। आप कैसे देख रहे हैं इसे? शुभांकर जी, मैं आपके चैनल का भी और आपका भी प्रशंसक हूं, लेकिन झूठ बोल रहे हैं, इस तरह के शब्द जो हैं स्थापित होने के बाद इस्तेमाल किए जाते हैं। मैं पार्लियामेंट में रहा हूं और हमारे नेता थे अटल बिहारी वाजपेयी, संसद में किसी ने कह दिया कि आप झूठ बोल रहे हैं तो उन सदस्य को माफी मांगनी पड़ी थी। मैं क्यों झूठ बोलूंगा, मैं किसके लिए झूठ बोलूंगा, इस झूठ से मुझे क्या फायदा है। तो मेरा मित्र आपसे भी बहुत नम्र निवेदन है कि झूठ जैसे जो शब्द हैं वो गरिमापूर्ण नहीं होते। मैं इससे अधिक कुछ नहीं कहना चाहता। पूर्णतः सम्मान के साथ ये शब्द वापस लेते हुए सवाल दूसरे लहजे में सर कि दोनों बयानों में इतना
विरोधाभास क्यों? मनमोहन सिंह जी की सरकार के समय जो बयान थे और अभी मोदी जी की सरकार के समय जो बयान है। तो शुभांकर जी, मैं इसकी एक वानगी आपको और पेश कर दूं। खुशबू सुंदर जी हैं जी, जो इसमें महिला आयोग की सदस्य हैं। ये केंद्र सरकार का महिलाओं का सबसे बड़ा संगठन है और इसको संवैधानिक दर्जा प्राप्त है और खुशबू जी को राज्य मंत्री का स्टेटस प्राप्त है। उनका 2018 का ट्वीट है और उसमें ट्वीट ने कहा है, यहां मोदी वहां मोदी, जहां देखो मोदी, लेकिन ये क्या, हर मोदी के आगे भ्रष्टाचार सरनेम लगा हुआ है। मोदी मतलब भ्रष्टाचार, चलिए मोदी का मतलब भ्रष्टाचार कर देते हैं। अब ये 2018 का है तो पहले खुशबू जी से इसके लिए माफी मंगवाई जाए, उसके बाद हम अपनी बातचीत बढ़ाएं तो अच्छा है। खैर, मैं आपकी बात पर आता हूं। भ्रष्टाचार के मामले को लेकर के शुभांकर जी, थोड़ी मेरी उम्र आपसे ज्यादा है जी सर। मैं जेल में गया हूं, 19 महीने मीसा में रहा हूं जयप्रकाश जी के आंदोलन में। और हमारा और राठौड़ जी की जो पुरानी पार्टी थी उसका था कि भ्रष्टाचार न चलने देंगे। हमने कस्में खाई हैं, जयप्रकाश का बिगुल बजा तो जाग उठी तरनाई है। तो हम तो भाई उस आंदोलन से निकल करके शुभांकर जी आए हैं और हम किसी प्रकार के भ्रष्टाचार को न सपोर्ट करते हैं और न इसमें हमारी कोई वो है, लेकिन ये अभी नहीं लग रहे हैं। अखिलेश यादव जी का कष्ट सुनिए। विश्वनाथ त्रिपाठी जी हैं कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता, मुझे भी मुलायम सिंह जी के साथ काम करने का मौका मिला है। वो दिवंगत हो गए हैं लेकिन मुकदमा अब तक चलता रहा और ये डिस्प्रपोर्शनेट एसेट का। असल में ये जो पीएमएलए है इसमें इतने अमेंडमेंट हुए। मैं बहुत विनम्रता से अपनी बात रखना चाहता हूं आपसे कि ये कांग्रेस के टाइम पे भी था, यूपीए के टाइम पे भी था, कोई गंगा जल का धुला हुआ नहीं है। पीएमएलए में सेक्शन 17 है और 18 इसमें बदलाव हो गया। ये किया है हमारी जो पुरानी मित्र पार्टी है राठौर जी की, उन्होंने, और राज्यसभा में इनका बहुमत नहीं था। तो मनी बिल एक होता है, चूंकि मैं दोनों सदनों में रहा हूं तो थोड़ा मैं आपकी जानकारी में दे दूं, और मनी बिल को राज्यसभा से पास कराने की जरूरत नहीं होती है। तो हमारी मित्र पार्टी का राज्यसभा में बहुमत नहीं था। अब इसके तहत छापामारी, सर्च और गिरफ्तारी कभी भी किसी की भी हो सकती है। मैं जांच एजेंसियों के काम करने के विरुद्ध नहीं, राजनीति में भ्रष्टाचार है इसको स्वीकार करने में मुझे कोई दिक्कत नहीं। और मैं थोड़ा और भी आपसे कह दूं शुभांकर जी, मेरे 3 नेता रहे हैं, चौधरी चरण सिंह, कर्पूरी ठाकुर और वर्तमान में नीतीश कुमार। इन पर एक नए पैसे के भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है, ये भी मैं थोड़ा कह दूं। लेकिन राजनीति में व्याप्त भ्रष्टाचार है और जांच एजेंसियों को अपना काम करने देना चाहिए। लेकिन राजनीतिक बदले की बू, राजनीतिक बदले की भावना नहीं आनी चाहिए। इस समय मौजूदा सांसद और पूर्व सांसदों के खिलाफ ईडी के 51, सीबीआई के 121 और कुल 4,984 केस पेंडिंग हैं। ये पॉलिटिकल वेपन है शुभांकर जी। हिमांशु, ये जो अपने वहां पे मुख्यमंत्री हैं आसाम के, हेमंत विश्व शर्मा, उन पर भी मुकदमे थे, पता नहीं कहां चले गए। ठीक है, हाँ, शर्मा जी पर। अब सर एक अधिकारी जी हैं वहां के बंगाल के, उनके मुकदमे मैंने चले आपको एक सेकंड, मेरा ये कहना है कि आप जांच कीजिए, एक सेकंड, आप जांच कीजिए, लेकिन जांच में भेदभाव मत कीजिए। ऐसा नहीं लगना चाहिए आपके सब गंगाजल के धुले हुए हैं और विपक्ष से सब बेईमान है। नहीं, बिल्कुल सर, ये सवाल मैं राज्यवर्धन जी से पूछूंगा, लेकिन मैंने आपको बड़ी गंभीरता से सुना। एक सवाल मेरे मन में आ रहा है, आपने कहा नीतीश कुमार जी आपके नेता हैं। इन्हीं नीतीश कुमार जी ने पिछली बार जब आरजेडी से वो अलग हुए थे तब इसी मामले को लेकर तेजस्वी जी से उन्होंने सवाल जवाब किया था। जिस मामले में लालू यादव जी को सजा सुनाई गई उसमें आपकी पार्टी की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी। इस मामले में भी जो सबूत दिए गए हैं वो आपकी पार्टी के नेताओं की तरफ से दिए गए हैं। अब सवाल आपसे यह है कि जिस लालू परिवार के खिलाफ भ्रष्टाचार के सबसे बड़ी मुहिम आप लोगों ने खोली थी, आज क्यों लग रहा है कि ये सिर्फ पॉलिटिकल बदले की कार्रवाई है, इसमें कुछ मामला नहीं है? या फिर आप ये मानते हैं कि लालू परिवार जो है वो निष्पक्ष है, या जांच जो है वो सिर्फ इसलिए की जा रही है क्योंकि विपक्ष को दबाना है, इसमें ठोस कुछ नहीं है? बहुत अच्छा सवाल आपने शुभांकर जी किया, और मैं अगर नहीं करते तो मैं चाहता कि आप ये करें जी। ये 2008 का मामला है, यूपीए सरकार के दौरान का,
और सीबीआई ने इसकी जांच बंद कर दी, केस खत्म हो गया। जब 2015 में हमने और आरजेडी ने मिलकर सरकार बनाई और दिल्ली में राठौर जी की पार्टी की सरकार बनी, उन्होंने ईडी का भी यूज किया, सीबीआई का भी किया और आईबी उसका भी किया, इनकम टैक्स का भी किया। फिर हमारा किन्हीं कारणों से मतभेद हुआ, हम फिर बीजेपी के साथ आ गए, फिर ये सरकार बंद हो गई। अब हम जब से बीजेपी का साथ छोड़ा है तब से पुनः वही पुराने मामले जो बंद हो गए थे 2014 में वो फिर शुरू हो गए। मैं शुरू होने के खिलाफ नहीं, जो शुभांकर जी जो मेरा प्रारंभिक संबोधन है, लेकिन इसमें बदले की भावना की, राजनीतिक भावना की बूनी आनी चाहिए। हमारे नेता अटल बिहारी वाजपेयी कह चुके हैं कि छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता, तो बड़ापन दिखाना चाहिए, निष्पक्षता दिखानी चाहिए। दोज हु आर एट द हेम ऑफ अफेयर। ठीक है सर। हालांकि विपक्ष जितनी खुलकर मुखालफत कर रहा है सर, उसमें जेडीयू की तरफ से वो तीखापन नजर नहीं आया। ये भी सवाल कई लोग पूछ रहे थे, लेकिन इस पर मैं आऊंगा। राज्यवर्धन राठौड़ जी, एक बार मैं आपके पास आता हूं। कभी तेजस्वी यादव, कभी राहुल गांधी, कभी आम आदमी पार्टी, विपक्ष कह रहा है कि बीते 7-8 सालों में लोकतांत्रिक तरीके से जो दिखावा कर रही थी सरकार, अब उसे हटा दिया गया है और अब सरकार खुलकर खेल रही है। और अगर खुलकर नहीं खेल रही है तो एक तरफा कार्रवाई विपक्ष के नेताओं पर ही क्यों हो रही है? ईडी के 80% मामले विपक्ष के नेताओं पर, सीबीआई के सारे मामले विपक्ष के नेताओं पर। और केसी त्यागी जी ने भी कहा कि कई ऐसे नेता थे जिन पर कई सारे आरोप मामले चल रहे थे, लेकिन आज वो मामले पता नहीं कहां चला गए, कुछ तो मुख्यमंत्री बने भी बैठे हैं। आवाज नहीं आ रही। राज्यवर्धन जी। जी सॉरी, आपकी आवाज बीच में कटी थी। मेरी आवाज पहुंच रही है आपके पास? आपकी आवाज आ रही है सर। सवाल यही है कि सारे जो नेता टारगेट पर आ रहे हैं, जिन पर कार्रवाई पूछताछ हो रही है, वो केवल विपक्ष से क्यों? क्या विपक्ष आरोप लगा रहा है कि अब लोकतंत्र का दिखावा भी बंद कर दिया गया? जी। सबसे पहले तो जी शुभांकर जी नमस्कार आपको, आपके दर्शकों को, खासतौर से त्यागी साहब को, सभी मेरे पैनलिस्ट को। मैं त्यागी साहब की बहुत इज्जत करता हूं, बड़े सीनियर हमारे पॉलिटिकल अनुभव है उनका। देखिए हमारी पार्टी सबसे पहले तो जब सत्ता में जब जनता के सामने गई तो इसी लक्ष्य के साथ गई कि देश के अंदर राजनीति का जो स्तर है उसको सुधारना है। जिस तरह से एक तरह से सिनोनिम बन गया था कि पॉलिटिशियन है तो करप्ट है, ये पूरा देश के नागरिक ऐसा महसूस करने लगे थे। आप सोचिए कि देश की राजनीति कितनी गिर जाएगी अगर देश के नागरिक ऐसा सोचेंगे कि ये पर्याय है, पॉलिटिशियन जो है वो करप्शन के पर्याय हैं। कितने खराब। तो हमारा सबसे बड़ा लक्ष्य यही था कि हम न खाएंगे न खाने देंगे, करप्शन को हटाएंगे। तो अब जब हम करप्शन को हटाने लग रहे हैं, जिन लोगों ने करप्शन करा था, तो फिर इसमें तकलीफ क्यों हो रही है? हमने तो जो कर रहे हैं वो बोल के कर रहे हैं, हमने जो कहा वही कर रहे हैं। अच्छा, दूसरी बात रही कि ये जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, देखिए एक बड़ा मासूम सा सवाल मेरे मन में आ रहा है। करप्शन को लेकर आप लोगों ने, कौन सा ऐसा व्यक्ति था जिसने करोड़ों या हजारों करोड़ लेकर भाग गया, आप लोग वापस लेकर चले आए? आप 2-3 काम ऐसे गिना दीजिए करप्शन को लेकर जो आपने ठोस छोड़ दी हो, जो आपने कहा ना खाया ना खाने दूंगा। हम भी मान लेंगे, पैनल में भी आगे सवाल बढ़ जाएंगे। जी शुभांकर जी, आप चाहते हैं कि हम कंगारू कोर्ट खोल दें कि अंदर लाओ, उसके ऊपर सजा हो और बाहर ले जाओ, फांसी पे लटका दो? देखिए ये जो कोर्ट्स का जो काम है, जो एविडेंस चलता है, वो हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन एविडेंस सही तरह खोजा जाए, उस एविडेंस को सही तरह से कोर्ट में पेश करा जाए, ये इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज का काम है। लेकिन शुभांकर जी, आप जानते हैं कि जब से मोदी सरकार 2014 में देश की सेवा में आई है, एक भी कोई स्कैम मोदी सरकार के नाम पर नहीं है, जबकि इन्होंने लगाने के बहुत कोशिश करे। न जाने राफेल वगैरह क्या क्या, मतलब देश की सेना को आप आधुनिक हथियार देने की जरा सी भी कोशिश आपने शुरू करी कि इन्होंने स्कैम शुरू कर दिए। क्योंकि इनके हेलीकॉप्टर वाला स्कैम तो आपको याद ही है ना, जहां इनके मामा वगैरह का नाम आता था कि जब तक इनके मामा अंकल आंटी को पैसा नहीं मिलेगा, जब तक कुछ ना कुछ अड़चन डालो, रोड़ा अटकाओ ताकि आधुनिकीकरण नहीं हो पाए।
हम तो बड़ी तेज गति से सड़कें भी बना रहे हैं, डेवलपमेंट भी कर रहे हैं, आधुनिक हथियार भी लेकर आ रहे हैं, राठौर जी, जो आपकी उपलब्धियां हैं उसको आपकी पीआर टीम बहुत अच्छे से चीज कर रहे हैं, उसकी पब्लिसिटी बहुत अच्छे से कर रही है। हमारे यहाँ भी कई सारे ऐड चलते हैं जो आपने अच्छे काम किए हैं, हम भी उसको दिखाते हैं। लेकिन आज जो मुद्दा है सर, वो मुद्दा है घपले में पेशी को लेकर और सरकार और एजेंसियों के दुरुपयोग को लेकर। एक बार फिर मैं कोशिश करता हूं आपसे समझने की, उसके बाद बाकी मेहमानों पर जाऊंगा। कांग्रेस पार्टी ये कह रही है सर कि राहुल गांधी अडानी पर बोलना चाहते थे। पता है जी, मुझे पता है मुझे क्या बोलना है। शुभांकर जी, आप कम से कम मुझे बोलने तो दे। आपने, जब मैं बोल रहा था पहले, आपने पहले जैसे कांग्रेस के कोई पैनलिस्ट होता है उस तरह से बीच में मेरे को सवाल करा, तो आपने जो सवाल करा फिर मैं उसको एक्सप्लेन करने लग जाऊंगा। अब मैं आता हूं कि जब इनके यूपीए सरकार के समय जब स्कैम्स हो रहे थे, यही इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज उन स्कैम्स को देश के सामने लेकर आई थी। उस समय भी इन्हीं के स्कैम्स थे, आज भी इन्वेस्टिगेशन जो हो रहा है इन्हीं के स्कैम्स पे हो रहा है, लेकिन राजनीतिक कोई अड़चन नहीं डाली जा रही इन्वेस्टिगेशंस के ऊपर। अब ये तो बड़ी साधारण सी बात है कि जैसे ही आप किसी के ऊपर दोष डालो, वो बोले यार वो भी चोर है, वो भी चोर है, वो भी चोर है। अरे भाई, आप अपनी बात करिए सबसे पहले। ठीक है सर, ये क्या, इज दिस अ जस्टिफिकेशन इनफ कि यार मैं उनकी तरफ पॉइंट कर रहा हूं तो वो भी गलत है क्योंकि मैंने बोल दिया, मैं तो मतलब हाई कमांड हूं, मैंने बोल दिया तो बस इन्वेस्टिगेशन करिए। ऐसे नहीं हो सकता। देश के अंदर बहुत सारी एजेंसीज है, कोई एक व्यक्ति नहीं कोई कानून बदल सकता। पूरे पार्लियामेंट के अंदर सब लोग जुड़ते हैं तब कानून बनते हैं और इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज अपना काम कर रही हैं। जहां तक बात रही, इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज तहकीकात कर रही हैं। हमारी सरकार कहकर आई थी कि हम ये जितना भी करप्शन है इसके तह तक जाएंगे। ठीक है सर, मैंने हम देश को आगे ले जाएंगे। अगले मेहमान के पास जाने से पहले आपने कहा कि मैं अपनी उपलब्धियां गिनवा रहा हूं, हम देश को आगे भी ले जा रहे हैं और हम इन्वेस्टिगेशन अगले मेहमान के पास जाने से पहले एक छोटा सवाल आपसे पूछ लेता हूं, उसके बाद मैं आगे बढ़ जाऊंगा। तो आप ये कह रहे हैं कि केंद्रीय एजेंसियां जो काम कर रही हैं, सरकार का उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं है और यह महज इत्तेफाक है कि ईडी के पास जो 80 या 85% केसेस हैं वो विपक्ष के नेताओं के हैं। विपक्ष जो कह रहा है ये केवल इत्तेफाक है, इससे सरकार का कोई लेना देना नहीं है। नहीं, इत्तेफाक की क्या बात है शुभांकर जी। मैं बोल रहा हूं ना कि 2014 में सत्ता में आने से पहले, देश की बागडोर संभालने से पहले यह पर्याय बन गया था कि अगर आप पॉलिटिशियन हो तो करप्ट हो। ये मैं कोई इत्तेफाक नहीं बोल रहा, सबको पता है कि बदमाशी हो रही थी, गड़बड़ी हो रही थी और उसकी अब तहकीकात हो रही है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। ठीक है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज टोटली इंडिपेंडेंट है, अपने आप काम करती हैं, उसके अंदर कोई पॉलिटिशियन नहीं बैठ के काम करते। त्यागी साहब अच्छी तरह से जानते हैं। ठीक है, अब वो तो कांग्रेस से पूछ लेते हैं। रोहन गुप्ता जी, आज बीजेपी के कई नेता खुलकर कह रहे हैं कि राहुल गांधी को फंसाने में कांग्रेसियों का ही हाथ है। पवन खेड़ा जी का मामला आया, तुरंत चले गए कोर्ट में। राहुल जी के मामले में देरी की, जबकि वकीलों की पूरी फौज खड़ी है। गिरिराज जी कह रहे हैं कि देखिए लालू जी का श्राप लग गया है। लालू जी का जब मामला आया था उस वक्त सदस्य जाने वाली थी, मुलाकात नहीं हो रही थी, अध्यादेश फाड़ दिया गया था। वही अध्यादेश जो है आज काम आ जाता। तो जो आरोप बीजेपी लगा रही है कि आप लोग मिले इसलिए हैं क्योंकि सब पर मामला है और सबने पहले जो कुछ किया है वो अब सामने आ रहा है। शुभांकर जी, 20 मिनट तक मैंने दोनों पैनलिस्ट को सुना, तो मेरी आपसे विनती है कान इंटरप्टेड, आपको सवाल पूछना हो आखिर में पूछिएगा। दो उन्होंने अभी बात की, देखिए भाजपाई वॉशिंग मशीन का कमाल देखिए। यहाँ पे जो भाजपा प्रवक्ता बैठे हैं कहते हैं कि कोई भ्रष्टाचार का मामला हुआ ही नहीं। 5310, ये ईडी की वेबसाइट का आंकड़ा बता रहा हूं कि 5310 केसेस 2014 से 2022 में हुए हैं। अगर भाजपा प्रवक्ता को मैं चैलेंज देता हूं कि एक भी भाजपाई का नाम इसमें सुना दे, एक भी नाम। मतलब ये देखिए वॉशिंग मशीन का कमाल देखिए, कोई भी भ्रष्टाचारी अंदर जाता है साफ सुथरा होकर निकलता है। वो हेमंत विश्व शर्मा हो, वो नारायण राणे हो, वो येदुरप्पा हो, वो ईश्वरप्पा हो। मैं आपको 50 ऐसा एग्जांपल दे सकता हूं शुभांकर जी कि जो लोगों के ऊपर केसेस थे, जिन्होंने भाजपा ज्वाइन कर लिया तो केसेस बंद हो गए। ये जादू क्या कह रहा था, जो जादू पिक्चर आई थी वो, ये तो जादू है कि आपको जो भी इस वॉशिंग मशीन में जाओ साफ हो जाते हो। यही जो है भाजपा की नीयत दिखाता है कि अगर 5310 में से एक भी भाजपाई का ये लोग नाम नहीं दे सकते हैं और देश को ये विश्वास दिलाने का प्रयास करें कि देखिए हम तो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे हैं। और इनके जो आपने सही सवाल पूछा, उनके जो दोस्त हैं सारे देश छोड़ के जा रहे हैं। मेहुल चोकसी के खिलाफ इंटरपोल का नोटिस था, वो भी रिजेक्ट हो गया। मुझे याद है 2019 में भाजपा प्रवक्ता चढ़ के बोल रहे थे हम इनको वापस लेके आएंगे। नीरव मोदी, मेहुल चोकसी, ललित मोदी, कहां पे ये सारे लोग, क्यों नहीं पकड़ पा रहे? अगर इतनी इच्छा शक्ति इनकी मजबूत है तो क्यों लेके नहीं आ पा रहे? क्योंकि इनकी नीयत में खोट है। दूसरी बात, अभी आपने मुझसे सवाल किया कि कांग्रेस पार्टी की जो लीगल टीम, मैं आपको आज आपके चैनल पे बहुत बड़ा एक सबूत के साथ में आया हूं।
बीजेपी अमरेली सांसद, यहाँ के जो सांसद थे अमरेली के, नारायण काछड़िया, 2013 में शुभंकर जी उनके खिलाफ एक एससी डॉक्टर को मारने के लिए, सरकारी डॉक्टर को मारने के लिए उनके ऊपर एक केस हुआ। 2016 में सेशंस कोर्ट में वो कन्विक्ट हुए, 3 साल की उनको सजा की गई। सुनिएगा, 2016 अप्रैल में, मेरे पास सारे जजमेंट के साथ, सबूत के साथ मैं यहाँ पे बैठा हूं, 2016 में उनके ऊपर सेशंस कोर्ट में 3 साल की कैद दी गई। उसके बाद उनका कोई जो मेंबरशिप है डिस्क्वालिफिकेशन नहीं हुआ। उसके बाद वो हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट ने कहा कि नहीं, इसको सजा को हम नहीं रोक सकती है, आप सुप्रीम कोर्ट जाइए। नहीं तो ये बात आप सूरत सेशन कोर्ट में नहीं समझा पा रहे थे सर। दोनों का जो कॉम्प्रोमाइज, मेरे ख्याल से जज साहब जो होंगे वो मुझसे आपसे ज्यादा समझदार होंगे सर। मैंने आपको कहा, नहीं सर, मैं आप किसी और को नहीं टोक रहा हूं, मैं आपको सुन रहा हूं सर, लेकिन काउंटर क्वेश्चन करूंगा सर। मैं यहाँ पर रैली तो चल नहीं रही सर, कुछ सवाल तो मेरे भी आएंगे। जो बातें आप कह रहे हैं, आपकी लीगल टीम ने क्या ये बातें सूरत के सेशन कोर्ट में नहीं कही? आप सुन लीजिए, सुन लीजिए, सुन लीजिए, सुन लीजिए। आप सुनते नहीं ना मेरी बात को शुभांशु जी, आपकी तकलीफ ही है, आप मेरा मुद्दा ही नहीं सुन रहे। मैंने आपको 1 मिनट के बाद इंटरप्ट किया और आप सब लोग मैसेंजर पे मत सवाल कीजिए सर, मेरा काम सवाल पूछना है। आप सुन लीजिए ना शुभंकर जी, ऐसे क्या तरीका है? बात रखिए, सवाल तो सुनिए, आप सवाल तो सुनिए प्लीज, मेरा सवाल ही नहीं सुन रहे आप, ये क्या तरीका है? मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर सेशंस कोर्ट में 3 साल की सजा सांसद को दी गई, तब सेक्रेटरी, तब भी मोदी जी पीएम थे, क्यों उसकी मेंबरशिप को रद्द नहीं किया, क्यों उसको डिस्क्वालीफाई नहीं किया गया? इसमें हमारी लीगल टीम कहां से आई? आप सवाल पूछिए भाजपा से। आज उसके बाद वो आदमी हाईकोर्ट जाता है, उसके बाद भी हाईकोर्ट ने ना कहा, सुप्रीम कोर्ट कॉम्प्रोमाइज करवाती है, उसको 5 लाख का मुआवजा दिया जाता है, उसको चैलेंज दिया जाता है कि आगे से आपका ये बिहेवियर नहीं होना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में कहा कि ये सजा रोकनी जरूरी है, कि अगर हम इस सजा नहीं रोकते तो जो लोगों ने इनको वोट दिए हैं उनके साथ अन्याय होगा। तो मुझे यह पूछना है कि दोहरे मापदंड क्यों? मैं शुभंकर जी आपके माध्यम से भाजपा को पूछना चाहता हूं कि अगर नारायण काछड़िया को डिस्क्वालिफिकेशन होने के बाद भी उनकी मेंबरशिप कैंसिल नहीं होती है, तो राहुल गांधी जी के मामले में इमीडिएटली क्यों? और इसी का कारण है, इसको डर बोलते हैं। भाजपा का जो डर है वो सर पे चढ़ के रोहन गुप्ता जी, आपकी बात को मैंने पूरी तरीके से सुना और नेताओं की बात पे कोर्ट नहीं चलती सर। आपके एक नेता वो कहते हैं कि राहुल गांधी गांधी परिवार से आते हैं, इसलिए उन्हें सजा कम मिलनी चाहिए। अरे भाई साहब, मैं चैलेंज चलेगा ना सर? मैं आपसे बड़ा सीधा सवाल पूछ रहा हूं। राहुल गांधी की तरफ से आज कहा गया कि गांधी सावरकर नहीं है, वो माफी नहीं मांगते। नहीं किया, क्यों डिस्क्वालिफिकेशन नहीं हुआ? वो कह रहे थे कि राहुल गांधी सावरकर नहीं है, माफी नहीं मांगेंगे। अगर आप लोगों ने राफेल केस से माफी मांग ली, आप लोगों ने चौकीदार वाले केस से माफी मांग ली, इस केस में आपकी लीगल नहीं, बिल्कुल नहीं मांगी आपने माफी राफेल कोर्ट पे, राफेल वाले मामले में? मुझे नहीं लगता है। सुन लीजिए शुभंकर जी, आपको, मुझे लगता है कि आपको भी वही वाला गोदी मीडिया वाला ही रोग है सर। आपने मेरा तो सवाल आरोप लगाने की जगह अगर आप फैक्ट पर बात करेंगे ज्यादा आसानी होगी सर। आप मेरे मेहमान हैं, मैं आपको सम्मान से सवाल लगाऊंगा। आप बार-बार मुझ पर आरोप मत लगाइए सर। नहीं, मैं भी आप नहीं, मैं आप, मेरा काम हर मेहमान से सवाल पूछना है। मैंने हर मेहमान से काउंटर क्वेश्चन किए हैं, और अगर तकलीफ हो रही है तो राजनेताओं की समस्या है। नहीं किया आपने, आप सुनता ही नहीं है, आप सुनते ही नहीं है। मुझे कोई तकलीफ नहीं हो रही है। मेरा एक सवाल था कि अगर भाजपा सांसद का डिस्क्वालिफिकेशन नहीं हुआ तो राहुल गांधी जी का डिस्क्वालिफिकेशन इतना जल्दी क्यों हुआ? ये सवाल आपने सुन लिया, नंबर 1। अब मैं इसका जवाब देता हूं। आपने कहा राफेल के मामले पे, वहां पे सुप्रीम कोर्ट का नाम लेने के लिए राहुल गांधी ने माफी मांगी है। डिटेल में जाइए, मेरे पास उसका भी जजमेंट है। उन्होंने ये नहीं कहा, नाम सुप्रीम कोर्ट का रेफरेंस लेने के लिए उन्होंने माफी मांगी थी। आप जरा देख लीजिए, राहुल गांधी जी जनता के मुद्दे उठाने के लिए माफी नहीं मांगेंगे, कितना भी प्रताड़ित कर ले। और राहुल गांधी जी यहां भी तो सारे मोदी समाज के लोगों का नाम आ गया था सर। आप लोग को लगता है यहां भी तो आप सवाल ललित मोदी, नीरव मोदी को लेकर उठा रहे थे। अगर कोई दुर्भावना ऐसी हो गई थी कि सारे मोदी समाज को लेकर था, आप बड़ी लड़ाई लड़ लेते। बिल्कुल, देखिए, बिल्कुल आप लोगों ने, आप तो कह रहे हैं ना कि सारे मोदी समाज को नहीं बोला था आप लोगों ने। आपने भी नहीं सुना, आपने भी नहीं सुना। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, ये नहीं कहा सारे मोदी समाज। सुन लीजिए बयान राहुल गांधी जी का। उन्होंने ये कहा कि सारे चोर जो है मोदी समाज से क्यों आ रहे, उन्होंने ये नहीं कहा कि सारे मोदी चोर हैं। सुन लीजिए, आपकी बात सुन लीजिए, मैंने आपको समय भी आपकी बात भी सुनी। आप भी सुनिए। अख्तरुल इस्लाम साहब, नहीं, आपने 2 मेरा महीने सवाल का जवाब लीजिए। भाजपा काफी कुछ बदल गया है आरजेडी के लिए। 2 महीने पहले आरजेडी के जो नेता खुलकर कह रहे थे कि वो सरकार में जाने वाले हैं, तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री बनने की बात निकलकर सामने आ रही थी। आज परिस्थितियां बदल गई हैं, आज वो मामला खत्म हो गया है। आप लोग लगातार अलग अलग चक्कर लगा रहे हैं। आज सीबीआई से लगातार पूछताछ चल रही है। 5 घंटे से तेजस्वी जी हैं, मीसा भारती जी 5 घंटे से ईडी के सामने हैं।
आपको क्या लग रहा है, कहां से आपके साथ ये गड़बड़ियां हुई, या जो बात बीजेपी कह रही है कि पुराने मामले इतने ज्यादा थे, जैसा कि चाहे बीजेपी से सुशील मोदी हो या बाकी लोग आरोप लगा रहे कि लालू जी ने जो अपने बेटों के नाम संपत्तियां कर दी थी, उसका खामियाजा आज परिवार को भुगतना पड़ रहा है। कैसे आप देख रहे हैं, बदले की भावना, अंदर कुछ गड़बड़ है, या फिर पुरानी जो चीजें थी जो जेडीयू ने सबूत दिए थे अब उसका असर देखने को मिल रहा है? नहीं, देखिए, आजादी के 70-75 साल हो गए और इस दरमियान जो राजनीतिक प्रतिद्वंदिता होती है वो बनी रहती है। लोग सत्ता में रहते हैं, कुछ दुरुपयोग कुछ सदुपयोग करते हैं, लेकिन वर्तमान 8-9 साल से जो केंद्र की मोदी सरकार भाजपा में सत्ता में आई है और जिस तरह लगता है कि ये सत्ता में अस्थायी रूप से रहने के लिए जिस स्तर पे जाकर राजनीति कर रही है वो 70-80 सालों में किसी भी राजनीतिक लोगों ने नहीं देखा होगा। हमने देखा कि सत्ता में बने रहने के लिए जहां ये चुनाव हार जाते हैं वहां किस तरह ये सत्ता बनाते हैं। चाहे आप किसी भी राज्य में, मध्य प्रदेश में चले जाइए, कर्नाटक में चले जाइए, महाराष्ट्र में चले जाइए, मणिपुर में चले जाइए, चाहे बिहार का 15 का चुनाव देखिए, जहां जहां ये सत्ता इनके हाथ से चली जाती है वहां पुनः सत्ता बहाल करने के लिए एजेंसी का दुरुपयोग, एमएलए को फंसाओ। अरे ये आरोप तो आप पर भी ओवैसी साहब लगाते हैं कि 5 विधायकों को आप लोगों ने खरीद लिया जी। ये तो ओवैसी जी आप पर भी आरोप लगाते हैं कि उनके 5 विधायकों को आप लोगों ने खरीद लिया था सरकार बनाने के लिए, लार्जेस्ट पार्टी बनने के लिए। पहले से कोई ना सत्ता में आना है, ना हटना है, ना बनना है। आप लोग लोकतंत्र के प्रहरी, आपने देखा कि मध्य प्रदेश में क्या हुआ, आपने देखा कर्नाटक में क्या हुआ, पूर्ण बहुमत की कांग्रेस की सरकार पलट दी गई। ऐसा पहली बार इस तरह से हो रहा है। महाराष्ट्र में देखा क्या हुआ, 50 एमएलए पर एजेंसी लगा दी गई, तमाम एमएलए को डरा के धमका के उनके खिलाफ कर करके सरकार पलट दिया गया। ऐसा हो रहा है जो जिन राज्यों में इनके खिलाफ क्षेत्रीय दल है उनके खिलाफ एजेंसी का दुरुपयोग किया जा रहा है, चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे ठाकरे जी हो, चाहे आप केजरीवाल हो, चाहे आप सोरेन जी हो, चाहे आप नहीं सर, देखिए आप पूरे देश की राजनीति की बात कर रहे हैं, मैं बिहार पर आपसे फोकस होकर सवाल पूछ रहा हूं। आपको लेकर सवाल पूछे जा रहे हैं कि फ्रेंड्स कॉलोनी में 150 करोड़ के 4 मंजिला मकान कैसे बन लिए गए, ये आरोप आप लोगों पर लग रहे हैं। तो अगर कुछ नहीं तो आप लोग सबूत दे दीजिए कि आप लोग पाक साफ है, आप लोगों ने कमाया है। बीजेपी पूछ रही कमाया है तो बता दीजिए कहां से कमाया है। रातों रात इतनी अरबों की संपत्तियां कहां से आ गई, इतना जो कैश मिला था घर से वो कहां से आ गया? एक लाइन जवाब 4 लाइन दीजिएगा तो जवाब कितना लंबा हो जाएगा, जब सवाल तो 1 लाइन में होना चाहिए। ये कह रहे हैं कि जो आरोप हम पे लगे उस आरोप को सीबीआई ने कई बार कह दिया इसमें कोई भी एविडेंस नहीं है, खत्म कर दिया। ठीक है, आपको लग गया कोई एविडेंस, नई सरकार आई, 9 साल हो गया, अभी तक आप छापा मार रहे हैं। अब तक तो आपको कहां कर देना चाहिए। आप समझिए 15 में सरकार हम बनाते हैं, आप छापा मारने पहुंच जाते हैं, सरकार बदल देते हैं, फिर हम 20 सरकार बनाते हैं। अभी ठीक है, ये बात आपकी ये सवाल आपका वैलिड है। धीरेन्द्र कुमार मुन्ना जी, देखिए आरजेडी और जेडीयू दोनों ये आरोप लगा रहे हैं कि जांच करना गलत नहीं है, लेकिन जांच करना फिर होल्ड पर रख देना और उसके बाद फिर जब सरकार में थोड़ा उतार चढ़ाव हो फिर जांच कर देना, यह दर्शाता है कि राजनीतिक द्वेष के चलते ऐसी कार्रवाई की जा रही है। एलजेपी का इस पर स्टैंड क्या सर? 100 करोड़ रुपए की जांच करना जरूरी है। शुभंकर जी, 1000 करोड़ सबसे पहले तो भाई आप मुझे बोलने दीजिए, आपके बारे में मैंने नहीं टोका। जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी को देश का बागडोर मिला, लोगों ने दिया, तो इसी भ्रष्टाचार के खिलाफ में दिया ना। आज वो भ्रष्टाचार को मिटाना चाहते हैं और जनता ने भी विपक्ष में इन लोगों को इसीलिए बैठाया ना कि इन्होंने अच्छा काम नहीं किया। हटा दिया। अब मैं आ जाता हूं बिहार के मुद्दे पे। आज यही नीतीश कुमार जी, हम केसी त्यागी जी का बड़ा आदर करते हैं और बड़ी सूचता और अपने राजनीतिक जीवन में एक मर्यादा रखा है, ये भी नहीं बोल पा रहे हैं, लेकिन आज जो हो रहा है आरजेडी के साथ में, उसमें कहीं ना कहीं शकुनी की भूमिका आदरणीय ललन सिंह जी की रही है और आज इसका पूरा आनंद नीतीश कुमार जी मौन व्रत रखकर ले रहे हैं। राजनीति होनी चाहिए, सुचिता राजनीति में होनी चाहिए, लेकिन क्या लालू जी का परिवार भ्रष्टाचार में सजा याफ्ता नहीं रहा है? क्या लालू जी नहीं रहे क्या? आज कोई आरोप लगा, पूरा देश जानता है कि इनका चाल चरित्र और चेहरा इस परिवार का क्या रहा। ऐसे में अगर किसी स्वायत्त संस्थाओं पर अगर आप आरोप लगाते हैं कि वह काम ठीक नहीं कर रही है, मुझे लगता है कि लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। जदयू यहां पे आई थी तो भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए और इसी जंगल राज का डर दिखा के पिछले 17-18 वर्षों से राज कर रही है। आज नीतीश कुमार जी को कौन सी ऐसी मजबूरी हो गई है, इसका जवाब हम अपने
अभिभावक रहे हैं केसी त्यागी जी, मैं उनसे भी नहीं जानना चाहता हूं, लेकिन नीतीश कुमार जी कहीं ना कहीं सत्ता के लोभ में, प्रधानमंत्री बनने के लोभ में ऐसे लोगों से हाथ मिला लिए हैं जहां से भ्रष्टाचार की गंगोत्री बहती है। ठीक है, ठीक है, मैं इसका जवाब केसी जी से ले लूंगा, लेकिन एक बार सुजाता जी को भी शामिल कर लूं। सुजाता जी, देखिए, एक माहौल देश में बन गया है। बीजेपी बार बार ये आरोप लगा रही है कि जितने भ्रष्टाचारी हैं वो एक साथ आ गए हैं अपने आप को बचाने के लिए। विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि डेमोक्रेसी को खत्म कर दिया गया है। जितनी संस्थाएं हैं, मैं आऊंगा सर आपके पास, जितनी संस्थाएं हैं उन सब पर सरकार का शिकंजा जो है वो कसता जा रहा है, और अब तो विदेशों से भी आवाजें आने लगी हैं। आज मैं पढ़ रहा था, भारतीय अमेरिकी सांसद हैं रुख खन्ना, जिन्होंने कहा कि राहुल गांधी का निष्कासन जो है वो गांधीवादी दर्शन और भारत के गहरे मूल्यों के साथ विश्वासघात है। राहुल गांधी विदेशों में भी यही कह रहे थे कि संसद में बोलने नहीं दिया गया, और अब तो संसद से ही उन्हें सदस्यता रद्द कर दी गई। तो ये केवल इत्तेफाक है या वाकई में सरकारों को लेकर जो सवाल उठते हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने जैसे पहले टिप्पणी की थी कि सीबीआई तोता है, वो चीजें एक बार फिर चरितार्थ होती नजर आ रही हैं? देखिए शुभंकर जी, पूरा जो जिसको कहते हैं कि आरोप क्या है, आरोप ये है कि विपक्ष के पीछे ईडी सीबीआई लगी हुई है। पर क्या ये सच नहीं है कि ये सारे लोग दागी हैं? क्या ये सच नहीं है कि 33 साल की उम्र में तेजस्वी यादव के पास 52 संपत्तियां हैं? क्या ये सच नहीं है कि बिना नौकरी किए, बिना क्रिकेट में कुछ खेले हुए, बिना किसी पुश्तैनी संपत्ति के 150 करोड़ के घर के मालिक बन गए? क्या ये सच नहीं है कि बेनामी कंपनी जिसमें उनका 97% शेयर है, बाकी 3% उनकी बहन का है, वो उस कंपनी ने ना कोई व्यवसाय किया, ना कर्मचारी है, ना कुछ उसका लेन देन, सिर्फ उसका काम है कि इनके नाम की प्रॉपर्टी खरीदना? क्या ये सच नहीं है कि नेशनल हेराल्ड केस में स्कैम हुआ है? क्या ये सच नहीं है कि जो प्रॉपर्टीज थी उसको एक शेल कंपनी के थ्रू में खरीदा गया, बेचा गया, उसमें बहुत सारे मामले बने जिसमें राहुल गांधी, सोनिया गांधी बेल पे हैं? क्या ये सच नहीं है कि जो डी राजा थे वो स्कैम में फंसे थे, और वो यूपीए की जो आईआरसीटीसी का लैंड फॉर जॉब स्कैम का मामला है, यूपीए की सरकार के वक्त में शुरू हुआ था? क्या ये सच नहीं है कि ममता बनर्जी के राइट हैंड के घर से 3 दिन तक नोटों के अंबार लगे हुए थे? और क्या ये भी सच नहीं है कि राहुल गांधी ने विदेशों में जाके ये कहा कि डेमोक्रेसी खत्म हो रही है और आपको यूएस? सुजाता जी, देखिए, जितनी बातें आपने कही है, आपने जितनी बातें कही है, अगर इसको वाइस वर्सा कर दें तो सारी बातें उधर से भी आ जाती है। बीजेपी में भी ऐसे लोग हैं, बीजेपी के सहयोगियों में भी ऐसे लोग हैं जिनके घरों से पैसे निकले हैं, ऐसे लोग हैं जिनकी कंपनियों पर आरोप लगे हैं, ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर कई सारे केस चल रहे हैं, ऐसे लोग हैं जिन्होंने कई सारे बयान दिए हैं। तो फिर तो सवाल यही विपक्ष उठा रहा है, जो बात केसी त्यागी जी भी कह रहे थे कि कार्रवाई केवल एक तरफ हो रही है, और यही वो परसेप्शन बना रहे हैं कि डेमोक्रेसी खत्म हो रही है। नहीं शुभांकर जी, कार्रवाई की बात नहीं है। अभी लोकायुक्त ने कर्नाटका में एक बीजेपी के नेता के घर से कुछ नोटों के अंबार पकड़े, पर क्या बीजेपी ने कोई प्रदर्शन किया? कहा कि सत्याग्रह करेंगे, पर कांग्रेस ने नेशनल हेराल्ड के केस में सत्याग्रह किया। भ्रष्टाचार के लिए सत्याग्रह करना इस देश में एक नई परंपरा है। आज विपक्ष, कल तक यही विपक्ष अलग थलग पड़ा। 30 सेकेंड अलग थलग केसी त्यागी सर, एक आरोप इसी डिबेट से निकलकर आप लोग को लेकर आया कि जो कुछ हो रहा है उसकी शुरुआत जो है वो यूपीए कार्यकाल में हुई थी, जेडीयू ने करवाई थी। आज जेडीयू साथ है, विपक्ष पूरा हमलावर है, बहुत तीखा स्वर अपना लिया है। अरविंद केजरीवाल जो कि कांग्रेस के साथ नहीं थे, आज तीखा स्टैंड ले रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार जी खामोशी से सब कुछ देख रहे हैं। इस खामोशी के कई मायने निकाले जा रहे हैं, और वैसे भी नीतीश जी को लेकर कहा जाता है कि बाएं हाथ में क्या है वो दाएं हाथ को पता नहीं लगता। तो क्या चल रहा है सर जेडीयू के मन में? मैं बहुत स्नेह के साथ राठौड़ जी को कहना चाहता हूं कि आप जैसे लोग जो राष्ट्र की सेवा में लगे हुए लोग हैं, राजनीति में आए हैं, तो वो सुचिता आपके अंदर जो है मैं उसका सम्मान करता हूं। लेकिन राजनीति अलग चीज हो गई है राठौड़ जी, और इस हमाम में ज्यादातर लोग नंगे हैं, और उसमें आपकी पार्टी में भी जो शामिल लोग हैं वो भी हैं। मैं अभी शुभांकर जी आपको बताया कि एक तो जो आपने नीतीश कुमार जी के बारे में कहा है, आज ही राष्ट्रीय अध्यक्ष का बयान है जी हमारी पार्टी के, जिसमें उन्होंने राहुल गांधी जी और तेजस्वी यादव जी के साथ जो पूछताछ की जा रही है उसकी उन्होंने आलोचना की, दोनों चीजों की। तो एक तो बिटवीन द लाइन ये मिसअंडरस्टूड मत कराइए आप अपने वक्तव्य के जरिए कि कुछ दाएं हाथ में कुछ और बाएं हाथ में कुछ है।
हम इस नीतीश कुमार जी जब एनडीए से दोनों अलग हाथ हुए में कुछ न कुछ है। उस समय हमारे छोटा सवाल है केसी त्यागी जी, एक छोटा सवाल है। कह रहे हैं सर दोनों हाथ में कुछ ना कुछ है। आपके तो आरजेडी से क्यों रिश्ता तोड़ा ऐसा है, आज क्या बदल गया? भ्रष्टाचार के नाम पे सुन लेते सुजाता जी, सुन लेते हैं तोड़ा था। केसी जी ये पैनल से आवाज आ रही है कि दोनों हाथ में कुछ ना कुछ है, हम तो केवल बाएं में कह रहे थे क्या है वो दाएं को पता नहीं है। मेरे प्रिय गुप्ता जी, मैं रामविलास जी के साथ 40 साल रहा हूं। उनके दोनों हाथों में भी, दोनों पैरों में भी, सर में भी, सभी जगह कुछ ना कुछ रहता था। वो आप कम से कम कमेंट। ठीक है सर, अब क्योंकि समय ऐसा भी हुआ है। एक मिनट जरा सुजाता जी प्लीज, आई एम नॉट अलाउइंग यू। आप शुभांकर जी से बात कीजिए। आप बीच में इतना क्यों बोल रही है? आपके बीच में कोई बोला क्या? सुजाता जी प्लीज, देखिए सुजाता जी समय नहीं मेरे पास। और रोहन जी जाते जाते अब आपकी स्ट्रेटेजी यहां से क्या रहने वाली है? यहां तक तो व्यवस्था चली गई, अब आगे कानूनी लड़ाई या सड़क पर लड़ाई? कांग्रेस के लिए राहु बने हुए शुभांकर जी, ये क्या बोलेंगे रोहन जी? देखिए शुभांकर जी, राहुल गांधी जी से संसद में तो भाजपा, मैं बोल रहा हूं राहुल गांधी जी से तो संसद में भाजपा डर गई, पर राहुल गांधी जी सड़क पे ज्यादा खतरनाक है। अब भाजपा को मालूम चलेगा, इसकी शुरुआत हो चुकी। राहुल जी ने कहा कि आप मुझे परमानेंट डिस्क्वालीफाई कर दीजिए। राहुल जी, देश के लिए खतरा है, ये सच्चाई है, उसके लिए मैं लड़ता रहूंगा और वो लड़ते रहेंगे और ये उनको मालूम चलेगा। आने वाले दिनों में समझ में आएगा कि इन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी है। उन्होंने ये मुद्दा छेड़कर उनको लगा कि राहुल गांधी जी को डरा देंगे, नहीं डरा पाएंगे। सच की आवाज। राज्यवर्धन जी आखिरी सवाल आपसे है। इतिहास का लोग जिक्र कर रहे हैं, कह रहे हैं तानाशाही रुकती नहीं और तानाशाही की तरफ सरकार बढ़ रही है। कई लोग ये भी कह रहे हैं कि पांचों मुठ्ठियां मिल गई हैं, विपक्ष के सारे दल मिल गए जो साथ नहीं आए। जो विपक्ष नहीं कर पाया वो काम ईडी सीबीआई ने कर दिया। तो अब 24 की लड़ाई के कॉन्टेक्स्ट से पूछ रहे हैं, मुश्किलें बढ़ेंगी आप लोग पर जो आरोप लग रहे हैं तानाशाही के, या डेमोक्रेसी को लेकर जो बातें हैं वो सिर्फ बातें हैं, सियासत है? कभी सुना नहीं कौन सुझाव? देखिए, ये जो एकजुट होने की जो बात हो रही है, ये विपक्ष एकजुट नहीं है, ये भ्रष्टाचार एकजुट है। क्योंकि ये सारे अब इस भय से है कि कार्रवाई हो रही है और कार्रवाई की तीव्रता बढ़ती जा रही है, इसीलिए एकजुट हो रहे हैं एक दूसरे को बचाने के लिए। क्योंकि जब भारत जोड़ो यात्रा हो रही थी और राहुल जी ने तब सबको बुलाया, तब तो कोई नहीं आया। अच्छा, अब एक ये बात भी हो रही है कि ये भाषण देने दीजिए, भाषण देने दीजिए। ठीक है सर, देखिए मेरे पास समय की कमी से माफी चाहता, सभी को रोकूंगा मैं। मेरी कोशिश थी कि सवालों के जरिए समझा जाए, क्योंकि शोर तो हर तरफ मचा हुआ ही है कि किसके मन में क्या चल रहा है। फिलहाल हल्ला बोल में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप लोग लगातार बने रहिए आज तक के साथ।